बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदी बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महिला आरक्षण बिल लोकसभा और राज्यसभा में हुआ पास। महिलाओं ने किया पीएम मोदी का अभिनंदन और धन्यवाद। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूनाइटेड नेशन में की भारत की खिलाफत। कनाडा के साथ जारी डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी की जारी। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार की बड़ी मुश्किलें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 17 आरोपियों के खिलाफ सम्मन किया जारी। अब खबरें विस्तार के साथ। महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है। बिल पास होने के बाद शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया और उनका धन्यवाद दिया। भाजपा दफ्तर पहुंचते ही प्रधानमंत्री ने महिला कार्यकर्ताओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस मौके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो देश की हर माता बहन और बेटी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। 20 और 21 सितंबर को सबने एक नया इतिहास बनते देखा है। हमारा सौभाग्य है कि ये अवसर हमें मिला। आने वाली हर पीढ़ी तक इस दिवस की और इस निर्णय की चर्चा होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें ये बिल पास हुआ है। 20 सितंबर को लोकसभा में 7 घंटे की चर्चा के बाद ये बिल पास हुआ। इसके पक्ष में 454 और विरोध में 2 वोट पड़े थे। वहीं 21 सितंबर को बिल राज्यसभा में पेश हुआ। सदन में मौजूद सभी 214 सांसदों ने बिल का समर्थन किया और बिल को पास कर दिया। अब ये बिल विधानसभाओं में भेजा जाएगा। 50% विधानसभाओं से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ये कानून बन जाएगा। खालिस्तानियों को लेकर भारत और कनाडा के बीच चल रही तनातनी के बीच कनाडा की संसद में बयान देने के बाद प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब फिर से भारत की खिलाफत की है। उन्होंने अब यूनाइटेड नेशन में मानवाधिकार डिक्लेयर किए जाने की 75वीं बरसी पर अपने संबोधन में कहा कि कनाडा की धरती पर कैनेडियन नागरिक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के एजेंट शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जैसा कि मैंने सोमवार को कहा था, ये मानने के विश्वसनीय कारण है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर एक कैनेडियन नागरिक की हत्या में शामिल थे। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले की जांच में सहयोग और आगे बढ़ने का आह्वान करते हुए कहा कि हमारे पास स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था है, ठोस सबूत और प्रतिक्रियाएं हैं और हम उन्हें फॉलो करेंगे। उन्होंने कहा कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए भारत सरकार उनका साथ दे। कनाडा के साथ जारी डिप्लोमेटिक टेंशन के बीच सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को टीवी चैनल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें सरकार ने टीवी चैनलों को ऐसे लोगों को चैनल पर ना बुलाने की सलाह दी है जो भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। एडवाइजरी में मंत्रालय ने कहा कि हाल ही में ऐसे व्यक्ति को टीवी पर चर्चा के लिए बुलाया गया जिस पर गंभीर अपराध और आतंकवाद के आरोप हैं और वो ऐसे संगठन से ताल्लुक रखता है जो भारत में बैन है। इस व्यक्ति ने कई टिप्पणियां की जो देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा और मित्र देशों से रिश्ते के लिहाज से नुकसानदेह थी। इससे देश में हालात बिगड़ने का खतरा था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी में किसी चैनल का नाम नहीं लिया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि सरकार मीडिया की स्वतंत्रता और संविधान के तहत उसे दिए गए अधिकारों का सम्मान करती है, लेकिन टीवी चैनलों पर प्रसारित कंटेंट को CTN एक्ट 1995 की शर्तों को भी मानना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। इसमें सेक्शन 20 की धारा 2 भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में संदिग्ध आतंकी की मदद करने के आरोप में डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट शेख आदिल मुश्ताक को श्रीनगर पुलिस ने 21 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि शेख आदिल पर आतंकवादी गतिविधि में शामिल एक आरोपी से 5 लाख रिश्वत लेने और एक अन्य पुलिस अधिकारी को फंसाने का आरोप है। DSP आदिल लगातार संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में थे। दोनों के बीच टेलीग्राम ऐप पर चैट और करीब 40 बार फोन पर बातचीत के रिकॉर्ड मिले हैं। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शेख आदिल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनमें झूठे सबूत देना और सबूत नष्ट करना भी शामिल है।
श्रीनगर पुलिस ने बताया कि डीएसपी आदिल के खिलाफ पहले भी जबरन वसूली और महिलाओं को ब्लैकमेल करने का इतिहास रहा है। गुरुवार को मजिस्ट्रेट के सामने पेशी के बाद उन्हें 6 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। बता दें कि एसआईटी की 5 सदस्यीय टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। मणिपुर में हिंसा अब भी जारी है। बता दें कि गुरुवार को भीड़ ने पुलिस स्टेशनों और अदालतों पर हमला कर दिया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टंट बम दागे। बता दें कि इसमें 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। दरअसल प्रदर्शनकारी 16 सितंबर को गिरफ्तार किए गए 5 युवकों की बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे थे। 6 स्थानीय क्लबों और मीरा पैबिस के आह्वान पर हाथों में तख्तियां लिए और नारे लगाते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर आ गए। हालांकि पुलिस और आरएएफ कर्मियों ने भीड़ को हटाने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे। बता दें कि एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने इम्फाल के दोनों जिलों में शाम 5 बजे से कर्फ्यू में ढील रद्द कर दी है। लैंड फॉर जॉब्स मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किए हैं। सभी को 4 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। बता दें कि लैंड फॉर जॉब्स केस में कोर्ट ने तेजस्वी के खिलाफ चार्जशीट मंजूर कर ली है। अब उनके खिलाफ भी केस चलेगा। गौरतलब है कि सीबीआई ने पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आरोपी बनाया है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये कोई पहला और आखिरी मामला नहीं, ये सब चलता रहेगा। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन सब मामलों में कोई दम नहीं है। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि 3 रेल अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय से मिल गई है। रेल अधिकारी मनदीप कमोर, मनोज पांडे, डॉक्टर पीएल बंकर के खिलाफ केस चलाने की परमिशन मिली है। वहीं 12 सितंबर को ही लालू प्रसाद यादव पर केस चलाने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दे दी थी। राहुल गांधी 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं। वे बिलासपुर में भरोसे का सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन के बहाने राहुल गांधी छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड रखेंगे और ग्रामीण आवास न्याय योजना को भी शुरुआत करेंगे। बता दें कि बीजेपी ने प्रदेश के 16 लाख गरीब परिवारों को सरकार के रवैये के कारण आवास से वंचित होने का आरोप लगाया है। डैमेज कंट्रोल करने राज्य सरकार ने ग्रामीण हितग्राहियों को साधने छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना की घोषणा की है। अब इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव के संभाग में 25 सीटों पर दिख सकता है। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में पहली बार भारतीय वायुसेना का एयर शो हुआ। जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के 76 साल पूरे होने और जम्मू वायुसेना स्टेशन की डायमंड जुबली पर पहली बार इस तरह के शो का आयोजन किया गया है। इस एयर शो में सूर्य किरण एरोबेटिक टीम हॉक MK-132 विमान से देश की ताकत दिखाई गई। इसके अलावा MI-17 हेलीकॉप्टर के डिस्प्ले के साथ एयर वॉरियर ड्रिल टीम, आकाशगंगा डेयर डेविल स्काई डाइविंग टीम आसमान में करतब दिखाई। शो में भारतीय वायुसेना के एयर वॉरियर सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा का भी प्रदर्शन होना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण ये नहीं हो सका। बता दें कि इस शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे। बता दें कि इससे पहले 15 सितंबर को राजस्थान के जयपुर में जलमहल के ऊपर आईएएफ ने 9 हाक विमानों से हैरतअंगेज करतब दिखाए थे। करीब 1 घंटे तक सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने शो किया था। इसमें 3 पायलट जयपुर के थे और सभी विमानों ने जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। हिमाचल विधानसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान सीपीएस की नियुक्ति को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर ने उद्योग में 70% हिमाचलियों के रोजगार से जुड़ा सवाल पूछा था। उद्योग मंत्री ने इसका जवाब दिया। इसी बीच सीपीएस संजय अवस्थी ने सदन में सप्लीमेंट्री सवाल पूछ लिया। सीपीएसई के सवाल पूछने पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नियमों में सीपीएस द्वारा सवाल पूछने का प्रावधान नहीं है कि नियमों के तहत ये इजाजत दी गई है। उन्होंने इस पर स्पीकर से व्यवस्था चाही। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विरोध देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जवाब देने के लिए सदन में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि सीपीएस संवैधानिक पद नहीं है। इसकी नियुक्ति पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा इसी सदन में पास एक्ट के तहत की गई है।
इसी एक्ट में सीपीएस को भी फाइल देखने, साइन करने और अपना विचार रखने का अधिकार है, लेकिन निर्णय लेने की शक्तियां सीपीएस को नहीं है। सुक्खू ने कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह चीफ विप और विप की नियुक्ति कानून के तरह की गई है, ठीक उसी तरह सीपीएस की नियुक्ति भी एक्ट के तहत की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने 11 और 12 अक्टूबर को उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ के नारायण आश्रम आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शासन स्तर पर भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र का दौरा किया। वहां पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, उन सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जहां एक तरफ सुरक्षा के मद्देनजर तमाम व्यवस्थाएं चाक चौबंद की जा रही हैं, वहीं भाजपा भी पीएम के दौरे को लेकर तैयारी में जुटी है। बता दें कि हाल ही में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पिथौरागढ़ में सीमांत क्षेत्र का दौरा किया था। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।